एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन ओएसिस फर्टिलिटी। आज हमारे साथ है डॉक्टर नीलेश बलकवड़े, क्लिनिकल हेड इन ओएसिस फर्टिलिटी। आज हम उस न्यूज के बारे में बात करेंगे जिसको सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। सॉरी, आपकी आईवीएफ साइकिल फेल हो गई है। जब भी कोई कपल आईवीएफ साइकिल के इसमें जाता है तो वो हमसे एक्सपेक्ट करता है, वो इमोशनली प्रिपेयर्ड रहता है गुड न्यूज सुनने के लिए। बट आफ्टर गुड एफर्ट ऑल्सो यदि उनकी साइकिल फेल हो जाती है तो वो निराश हो जाते हैं। आज का हमारा ये सेशन उन्हीं कपल के लिए है। एट द एंड ऑफ सेशन या बीच में भी आपको कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछने हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। सेशन के एंड में हम उस पे डिस्कस करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू पल्लवी। सर, दो चीजें रहती है जो हम हमेशा सुनते हैं कि आईवीएफ फेल हो गया और रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर हो गया, तो क्या ये दोनों चीजें में कुछ डिफरेंस है? ओके, सो अच्छा सवाल है पल्लवी। आईवीएफ फेलियर होना मतलब पूरी प्रोसीजर जो है वहां पे कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि हम लोग एग्स तैयार करने के लिए कुछ हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं, स्पर्म रिट्रीवल में हमको स्पर्म्स अच्छे मिलना जरूरी है, और फिर एम्ब्रियो तैयार होता है और ट्रांसफर हो जाता है। तो ये प्रोसेस में अगर किधर भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उसको आईवीएफ फेलियर कहेंगे। बट अगर एम्ब्रियो अच्छे से फॉर्म हो गया है और एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया है बट पोस्ट ट्रांसफर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग इम्प्लांटेशन फेलियर कहेंगे। और ये इम्प्लांटेशन फेलियर अगर 2 या 3 बार से ज्यादा हो रहा है तो उसको रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर कहेंगे। मुझे लगता है रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर थोड़ा सा ज्यादा सीरियस मामला हो सकता है, क्योंकि सभी चीजें अच्छी थी, एम्ब्रियो अच्छा था, एंडोमेट्रियम भी अच्छा था, उसके बावजूद अगर इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है तो प्रॉब्लम्स जो है वो ढूंढने पड़ते हैं और उसके लिए अच्छे से इलाज करना पड़ता है। सर, किसी की आईवीएफ साइकिल फेल हो जाती है तो वो स्ट्रेस में जाते ही है, बट क्या स्ट्रेस की वजह से भी आईवीएफ साइकिल फेल हो सकती है? यस पल्लवी, सो इमोशनल फैक्टर, एंजाइटी या स्ट्रेस लेवल जिसको हम कहते हैं, उससे बॉडी में कुछ अलग तरीके के हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं और इसकी वजह से पूरी फर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होती है उस पर असर पड़ना चालू हो जाता है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि शादी को कपल्स को 1 साल होता है, 1 साल के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं रह पाती तो हम लोग उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। कभी कभी कपल्स 2 साल तक वेट करते हैं, बट अगर 2 साल के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं रह पाती तो उनमें एक प्रेशर सा बिल्डअप होना चालू हो जाता है जो कि थोड़ा सा हल्का रहता है। बट जब उनको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है तो ये प्रेशर या एंग्जाइटी काफी हद तक बढ़ जाता है। सो आईवीएफ ही नहीं, बाकी सभी ट्रीटमेंट्स के लिए भी प्रेशर थोड़ा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। सो स्ट्रेस लेवल्स, एंग्जाइटी एंड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ये एक अलग सब्जेक्ट है, हम इसके बारे में भी कभी तो डिस्कस करेंगे। बट ये लेवल्स हम जितना कम रख सके उतना अच्छा है। सो आईवीएफ में अगर स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं, आईवीएफ फेलियर की वजह से अगर वो स्ट्रेस लेवल्स 2 गुने हो रहे हैं या ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक इमोशनल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और ये इमोशनल सपोर्ट सिस्टम काउंसलर के रूप में हो सकती है। ओएसिस फर्टिलिटी में हम लोग इस चीज पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि कोई भी कपल जब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहा है, आईवीएफ की ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उनको एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। वो एक थोड़े से फिजिकल एंग्विश में से भी जाते हैं, जहाँ पे एक पिकअप हो या फिर इंजेक्शंस हो, ये सभी प्रोसीजर से वो जाते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज है और एक ट्रांसपेरेंसी, ट्रीटमेंट अवेयरनेस जो होता है वो भी होना चाहिए। तो ये सब जो कंपोनेंट्स हैं, ये चारों कंपोनेंट्स बहुत जरूरी है कि हम लोग उनको फर्स्ट गो में ही आंसर करें। एक इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल और एक ट्रांसपेरेंट सपोर्ट दे सके। इसीलिए काउंसलर का रोल काफी इंपॉर्टेंट है और हम ओएसिस फर्टिलिटी में इस पे बहुत ध्यान देते हैं। यस सर, जो स्ट्रेस में रहते हैं उनको काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर, आईवीएफ फेल होने के क्या रीजन होते हैं और हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ओके पल्लवी, यूजुअली हम लोग ये देखते हैं कि फर्स्ट साइकिल सबसे बेस्ट साइकिल कैसे हो। बट कुछ कपल्स हमारे पास आते हैं जिनका आईवीएफ साइकिल फेल हो चुका है, कभी 1 बार होता है, कभी 2 बार होता है, 2 बार से अधिक बार हो रहा है तो हम लोग उसको रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर कहते हैं। तो ऐसे केस में कॉजेस देखना या कारण देखना बहुत जरूरी हो जाता है। इस कारणों को हम लोग अगर डिवाइड करें तो कुछ कारण जो रहते हैं वो गर्भ में रह सकते हैं, जिसको एम्ब्रियो रिलेटेड कॉजेस कहते हैं। कुछ कारण जो रहते हैं वो एंडोमेट्रियम की लेवल पे या गर्भाशय की लेवल पे हो सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम जो है वो बाकी प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम हो, एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स हो, इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट्स हो। तो ये सभी प्रॉब्लम्स की वजह से प्रेगनेंसी लेने में मुश्किल आ सकती है।
एम्ब्रियो रिलेटेड जो कॉजेस है उसको भी हम लोग आगे डिवाइड कर सकते हैं कि एग में खराबी है या स्पर्म में खराबी। और एंडोमेट्रियल रिलेटेड कॉजेज जो है उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ एनाटॉमिकल डिफेक्ट है एम्ब्रियो में, एंडोमेट्रियम में, जैसे कि पॉलिप हो या फाइब्रॉइड हो। और कभी कभी सभी चीजें अच्छी होती है बट रिसेप्टिविटी कम होता है, मतलब एम्ब्रियो लेने का या एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने का जो प्रोसीजर है वो एट रिस्क होता है, तो ये रिसेप्टिविटी कभी कभी हैम्पर हो जाता है। तो ये सभी कारणों की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एम्ब्रियोलॉजी लैब जो होती है, ये लैब एक सोल रहती है किसी भी आईवीएफ सेंटर का। तो ये लैब के जो पैरामीटर्स है, ये लैब की जो लैब अगर अच्छी नहीं होगी तो जो प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ये प्रॉब्लम्स ही कभी कभी अफेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग कल्चर कंडीशंस कहते हैं। तो ये हम लोग इंश्योर करते हैं कि ये सभी चीजें सॉल्व हो, ये सभी चीजों को हम लोग ध्यान में रखें। रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर या आईवीएफ फेलियर को ट्रीट करते समय इन सभी कारणों का स्टडी किए बिना आगे जाना नहीं बनता है। सर, जैसे फीमेल का एज बढ़ता है तो क्या आईवीएफ फेलियर होने के चांसेस भी बढ़ते हैं? कई बार हम सुनते हैं कि आपकी एक क्वालिटी में प्रॉब्लम है, हाँ, तो हम कुछ एडवांस टेक्निक यूज कर सकते हैं कि जिसकी वजह से उनकी एक क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सके। ओके, और ऐसे पेशेंट में हम कौन से टाइम पे डोनर एक का ऑप्शन देते हैं? ओके। पल्लवी, एज एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि महिलाओं में जन्म के वक्त एट बर्थ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एग्स रहते हैं। ये नंबर ऑफ एग्स जो रहते हैं वो ओवरी में धीरे धीरे कम होना चालू हो जाते हैं। एट प्यूबर्टी वो नंबर ऑफ एग्स 4 लाख के आसपास आ जाते हैं, बट जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन बढ़ते जाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल आते रहेगा, वैसे वैसे ये नंबर ऑफ एग्स धीरे धीरे कम हो जाता है। 30-35 की एज तक ये नंबर ऑफ एग्स अच्छा रहता है, एक प्लेटो रहता है और इतना सीवियरली कम नहीं होता। बट एट आफ्टर द एज ऑफ 35 अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ एग्स ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है। और ये ड्रास्टिक ड्रॉप की वजह से 35 वो एज है जिसके बाद प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और 40 के बाद ये रिस्क और बढ़ जाता है। सो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है सॉरी, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और एग्स का क्वालिटी बढ़ाने के लिए कुछ दवाएं हैं, कुछ इंजेक्शंस है, जिसको हम लोग एडजुवेंट थेरेपी कहते हैं, और इसका इस्तेमाल करके हम लोग अच्छा सक्सेस दे सकते हैं। पुअर ओवेरियन रिजर्व जो रहता है, जिनमें एग्स काउंट बहुत कम हो चुका है, ऐसे पेशेंट्स के लिए कुछ स्टिमुलेशन के प्रोटोकॉल्स भी बदलते हैं। ऐसे पेशेंट्स में एडजुवेंट थेरेपी का रोल भी इंपॉर्टेंट है, और कुछ नई टेक्निक्स भी आई है जिसको हम लोग पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंस्टिलेशन हो या स्टेम सेल थेरेपी हो, ये सभी ट्रीटमेंट्स है जो हम लोग पुअर ओवेरियन रिजल्ट में हमको काम में आ सकती है। और जैसे तुमने बताया कि डोनर एग का इस्तेमाल कब कर सकता है, तो ये सब इस्तेमाल करने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ यंग पेशेंट्स या फिर जिनकी एज मेनोपॉज के आसपास आ गई है, 42-45 के आसपास है, तो ऐसे कपल्स में हम लोग डोनर एग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, जब 20 इयर्स बैक जब इनफर्टिलिटी की बात आती थी तो सब यही सोचते थे कि फीमेल में कुछ प्रॉब्लम होगा। बट नाउ एवरीथिंग इज चेंज। सो सर, मेल फैक्टर भी इसके लिए, रिकरेंट आईवीएफ फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ऐसे केस में हम क्या एडवाइस कर सकते हैं? पल्लवी, अच्छा सवाल है। हमारी सामाजिक परिस्थिति को अगर हम लोग देख ले तो पुरुष ये मानने के लिए तैयार नहीं रहते, या फैमिली ये मानने के लिए तैयार नहीं रहती कि पुरुष में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर हम लोग कारणों की जांच करें तो 1/3 कपल्स में पुरुषों में प्रॉब्लम होता है, 1/3 कपल्स में स्त्रियों में प्रॉब्लम होता है, और 1/3 कपल्स में दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है, और कुछ कपल्स ऐसे हैं जिनमें कारणों को पता नहीं चलता, जिसको हम लोग अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। सो ये जो 1/3 कपल्स है जिनमें पुरुषों में प्रॉब्लम्स हैं, उनको अगर हम लोग निग्लेक्ट करके आगे चले गए तो ये भी कभी कभी आईवीएफ फेलियर का कारण हो सकता है। तो हम लोगों को स्पर्म का काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और बाकी के पैरामीटर, स्पर्म फंक्शन टेस्ट, वाइटलिटी, ये देखना बहुत जरूरी होता है। और उसके साथ ही स्पर्म में अगर कोई डिफेक्ट है, जेनेटिक डिफेक्ट है, तो उसको हम लोग इन नॉर्मल टेस्ट से नहीं भाप सकते। तो ऐसी केस में हमको डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट जैसे टेस्ट करने पड़ते हैं, जो स्पर्म की क्वालिटी पे इफेक्ट करेंगे और एम्ब्रियो की क्वालिटी पे इफेक्ट करेंगे। अगर ये डीएनए फ्रेगमेंटेशन हाई है, मतलब डीएनए ज्यादा डैमेज हो चुका है, तो उसके लिए हमको कुछ नई तकनीक अवेलेबल है जिससे हम लोग अच्छे स्पर्म सिलेक्ट कर पाए। तो इन तकनीकों में अगर हम लोग देखें तो पहली टेक्निक है मैग्नेटिक असॉर्टेड सेल सॉर्टिंग या मैक्स। तो ये मैक्स टेक्निक से हम लोग अच्छे स्पर्म सिलेक्ट कर सकते हैं जो डीएनए, जिसका डीएनए नॉर्मल हो। अगली टेक्निक है जिनमें मैक्स नहीं
हो पा रहा है तो हम लोग इमसी के लिए जा सकते हैं, या इक्सी के लिए जा सकते हैं, फिजियोलॉजिकल इक्सी जो होता है। और माइक्रोफ्लूइडिक्स करके टेक्निक है जिसमें अच्छे जो स्पर्म्स रहते हैं, जिनका मोटिलिटी अच्छा है, जिनका वाइटलिटी अच्छा है, वो सिलेक्ट करने में हमको आसानी आती है। ये सब होने के बावजूद भी अगर स्पर्म्स का प्रॉब्लम सीवियर है तो हम लोग टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन के लिए जा सकते हैं, या कभी कभी स्पर्म काउंट अगर बहुत कम है, जिसको हम लोग अजोस्पर्मिया कहते हैं, स्पर्म काउंट 0 है, ऐसे कपल्स में हम लोग माइक्रो सर्जिकल टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन या माइक्रो टीसे ये सर्जरी के लिए जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बट ये ढूंढना बहुत जरूरी कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। मेल फैक्टर और फीमेल फैक्टर डिस्कस करने के बाद हम ये बोल सकते हैं ना कि आईवीएफ सेंटर और लैब पे डिपेंड रहता है सक्सेस रेट। यस, डेफिनेटली, क्योंकि ये नॉर्मल आईवीएफ करना और जहाँ पे आईवीएफ फेलियर हुआ है वहां पे प्रोसीड करना, इसमें ये अंतर है। वैसे ही लैब्स में अगर वो तकनीक, वो फैसिलिटीज अगर इन हाउस है तो डेफिनेटली वो यूज करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जो लैब में वो फैसिलिटीज नहीं है, वो कभी कभी वो निग्लेक्ट कर देते हैं कि उतने फैसिलिटीज यूज नहीं हो पाते। तो मेरा ये मानना है कि जितने एडवांस लैब रहेगी उतना हम लोग पेशेंट्स को ऑप्शंस दे सकते हैं ट्रीटमेंट का, और उतना हमारा सक्सेस रेट भी बढ़ सकता है। सर, कई बार हम सुनते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन विंडो शिफ्ट हो गया, yes. इसकी वजह से फेलियर हो गया। yes. आपका एम्ब्रियो अच्छा बना था, हमने डे 5 तक भी एम्ब्रियो लेके गए थे, yes. अच्छा था, सब अच्छा था, बट व्हाट इज दिस एग्जैक्टली इम्प्लांटेशन विंडो? ओके, सो इम्प्लांटेशन विंडो के बारे में हम लोग तब देखना शुरू करते हैं जब सभी पैरामीटर्स अच्छे थे। तो लैब पैरामीटर्स में हम लोग ये भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे तुमने बताया कि डे 3 के एम्ब्रियो को हम लोग डे 5 तक लेके जा सकते हैं, वैसे ही कुछ और टेक्निक्स है वो यूज कर सकते हैं। जब हम लोग विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन की तरफ जाने से पहले अगर हमने असिस्टेड हैचिंग किया, उसमें थोड़ी सी मदद हो जाती है। अगर हमने फ्रेश ट्रांसफर की बजाय क्रायो प्रिजर्वेशन किया, मतलब एम्ब्रियो को फ्रीज कर दिया और उसको अगले साइकिल में ट्रांसफर कर दिया, जिसको हम लोग फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं, तो ये टेक्निक्स हमारा बेसिक जो आईवीएफ का सक्सेस रेट है, इक्सी का सक्सेस रेट है, वो डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। ये सब करने के बावजूद अगर प्रेगनेंसी नहीं रह पा रहा है तो हो सकता है कि विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन शिफ्ट हो गया हो, और ऐसे कपल्स में हमको एम्ब्रियो का एक छोटा सा बायोप्सी लेके उसका हम लोग जांच कर सकते हैं, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे कहते हैं, या ईरा। इसमें लगभग 248 जीन्स का स्टडी किया जाता है, और हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि गर्भ छोड़ने का सही समय क्या होता है। तो ये सही समय जो होता है इसको विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन कहते हैं। अगर ये विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन शिफ्ट हो जाए तो इसको हम लोग प्री रिसेप्टिव या पोस्ट रिसेप्टिव कहते हैं। तो ये रिपोर्ट में आता है कि कौन से कितने घंटों बाद ट्रांसफर करना है, प्रोजेस्टेरॉन देने के कितने घंटों बाद ट्रांसफर करना है, और इसको हम लोग पर्सनलाइज एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं, पीईटी। तो ये काफी जरूरी होता है कभी कभी कौन से कई पेशेंट्स में जहाँ पे सक्सेस नहीं मिल पा रहा है सभी टेक्निक्स इस्तेमाल करने के बाद भी। सर, व्हाट इज पीजीटी? हम कौन से पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आपको पीजीटी करना है? ओके, पल्लवी, पीजीटीए फिर से ऐसी टेक्निक है जिसमें कई सारी लैब्स इक्विप नहीं रहती है, जिसको हम लोग एम्ब्रियो बायोप्सी भी कहते हैं नॉर्मल टर्म्स में। यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट गर्भ होता है या क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियो रहता है, उसका सा एक छोटा सा सेल, कुछ सेल्स लेके हम लोग जांच के लिए भेजते हैं। तो क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियो में हम लोग एक ब्लास्टोमियर भेजते हैं, और ब्लास्टोसिस्ट जो रहता है उसको हम लोग उसमें ट्रोफोएक्टोडर्म बायोप्सी करते हैं। तो जो नॉर्मल बच्चा जहाँ पे तैयार हो रहा है उसको बिना टच किए, जो इनर सेल मास है उसको बिना टच किए ट्रोफोएक्टोडर्म जो है उससे अगर हम लोग बायोप्सी ले लें और वो हम लोग जांच के लिए भेजे, तो हमको गर्भ में उत्पन्न होने वाली जो जनुकीय प्रॉब्लम्स है या जेनेटिक प्रॉब्लम्स है इसके बारे में हमको पता चल सकता है। कभी कभी आईवीएफ फेलियर का जो रीजन रहता है ये अनयूप्लॉइड एम्ब्रियोज भी रहता है, जहाँ पे जेनेटिकली गर्भ वीक था, इसकी वजह से वो गर्भ चिपक नहीं पाया, सभी चीजें अच्छी थी बट जेनेटिकली अंदर से गर्भ अच्छा नहीं था। सो ऐसे केसेस में हम लोग पीजीटीए कर सकते हैं। पीजीटीए पीजीटी के और भी कुछ यूजेस है, जिसमें है पीजीटी एम और पीजीटी एस। सो जिनको फैमिलीज में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पहले बच्चों को डाउन सिंड्रोम हो, या फैमिली में कुछ बीमारियां हैं जैसे सीवियरी मालफंक्शन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, या फिर सिकल सेल डिसीज हो, थैलेसीमिया हो, तो ये जो सिंगल क्रोमोसोम डिफेक्ट्स है
इनको इनको अगर हमको जांचना है तो हम लोग PGT-M करके जांच करते हैं। और कभी कभी हस्बैंड का और वाइफ का हम लोग कैरियोटाइपिंग या जेनेटिक स्टडी करते हैं, और उसमें हमको कभी कभी बैलेंस, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, ऐसे डिफेक्ट्स दिखते हैं। तो ऐसी केस में हम लोग PGT-SR कर सकते हैं, जिसको हम लोग प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट ऐसे कहते हैं। तो ये सब संभव है, बट एक अप्रोच चाहिए उसके लिए, एक प्लानिंग चाहिए। सर कुछ क्या एनाटॉमिकल कॉजेस भी रहते हैं हमारी बॉडी की रचना ऐसी रहती है जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकते हैं या इम्प्लांटेशन फेलियर या आईवीएफ फेलियर हो सकता है? yes. कभी कभार हम सुनते हैं कि कुछ ऑटो इम्यून कॉजेस है जिसके Okay. वजह से प्रेगनेंसी नहीं रह पाए। okay. ये एग्जैक्टली क्या होता है? ओके, सो पल्लवी, तुमने मुझे एक ही सवाल में दो सवाल पूछ ले। एक सवाल तो है एनाटॉमिकल कॉजेस का, जिसमें गर्भाशय के अंदर जहां पे इम्प्लांटेशन होने वाला है वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो, इसको हम लोग कहते हैं इंट्रा कैविटेटरी डिफेक्ट्स। सो इंट्रा विद इन द कैविटी कुछ डिफेक्ट्स है, जैसे हम लोगों को फाइब्रॉइड्स के बारे में पता है, पॉलिप्स के बारे में पता है, जो गर्भाशय के अंदर होते हैं, इसको हम लोग एक्वायर्ड कॉजेस कहते हैं। और कभी कभी जन्म से ही गर्भाशय में अंदर की तरफ कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसको हम लोग मुलेरियन एनोमलीज कहते हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज होती है सेप्टम, या गर्भाशय में एक वॉल होना, दीवार होना। तो ये सेप्टम की वजह से प्रेगनेंसी रहने में मुश्किल आती है, या फिर प्रेगनेंसी रह के चिपक नहीं पाती है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी जांच है पल्लवी। रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर के पेशेंट्स को हम लोग ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, जिसमें एनेस्थेशिया को देने की जरूरत नहीं है। विदाउट एनेस्थेशिया हम लोग एंटर कर सकते हैं, कैविटी देख सकते हैं। कैविटी देख ली, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको इमीडिएटली ट्रीट कर दिया। इसको हम लोग कहते हैं सी एंड ट्रीट प्रिंसिपल। सो सी एंड ट्रीट की वजह से हम लोग कैविटी के विद इन कैविटी प्रॉब्लम्स तुरंत हल कर सकते हैं। दूसरे जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो कैविटी के बाहर रह सकते हैं, जिसको हम लोग यूट्राइन कॉजेस में देख सकते हैं या पेल्विक कॉजेस में देख सकते हैं। जो यूट्राइन कॉजेस है, इसमें फाइब्रॉइड है, एडिनोमायोसिस है। और पेल्विक कॉजेस में अगर हम लोग देखें तो एंडोमेट्रियोसिस है, एडेजन्स है, या फिर हाइड्रोसल्फिंग्स है, मतलब ट्यूब में पानी भरना। इसकी वजह से भी आईवीएफ फेल हो सकता है। तो अगर ट्यूब्स में पानी भरा हुआ है और वो खराब पानी अगर गर्भों की ओर आ रहा है, तो ये एक बड़ा रीजन माना गया है आईवीएफ सक्सेस ना होने का। तो इसको हम लोगों को जांच करनी पड़ती है पहले सोनोग्राफी पे, जिसको हम लोग 3D सोनोग्राफी यूज करते हैं, और दूसरी जांच होती है लेप्रोस्कोपी, कंफर्म करने के लिए और ट्रीट करने के लिए। तो ये हो गया एनाटॉमिकल कॉजेस के बारे में। दूसरा तुम्हारा सवाल था इम्यूनोलॉजिकल कॉजेस के बारे में। सो कभी कभी कुछ कारण पता नहीं चल पाते हैं, और हम डिस्ट्रेस में रहते हैं कि एग्जैक्टली कारण क्या है। इस वक्त बहुत रेयर कारण है, बट इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो एक है जेनेटिक कारण, दूसरा होता है थ्रोम्बोफीलिया, और तीसरा होता है इम्यूनोलॉजिकल कारण। इस इसकी जानकारी लेना, इसका डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। इसके डायग्नोसिस के डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बट ये डायग्नोसिस हो सकता है इसका, और उसको ट्रीट करना भी उतना ही जरूरी है। जैसे थ्रोम्बोफीलिया है, तो उन पेशेंट्स में हम लोग एस्पिरिन या लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन के इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। जिनमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हमने बात कर ली, पीजीटी हम लोग कर सकते हैं, पेरेंटल कैरियोटाइपिंग कर सकते हैं। और जिनमें इम्यूनोलॉजिकल कॉजेस है, उनमें अभी अलग अलग किस्म के इंजेक्शन या दवाइयां आ गई है, जिससे हम लोग इम्यूनोलॉजिकल कॉजेस कम कर सके, जिसमें स्टेरॉइड के टैबलेट्स हो, इंजेक्शन हो, इम्यूनोग्लोबुलिन हो, या इंट्रालिपिड थेरेपी हो। ऐसी काफी सारी नई नई तकनीक आई है, जिसमें इम्यूनोलॉजिकल या जो शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति है वो अननेसेसरली बढ़ गई होगी, और उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रह पा रही है। तो ऐसे कारण को भी ट्रीट किया जा सकता है। सर अभी हमने सब कारण देखे हैं, बट इन जनरल आईवीएफ के सक्सेस रेट कितने होते हैं? और आईवीएफ के सक्सेस रेट पेशेंट पे, लैब पे, आईवीएफ सेंटर पे डिपेंड होते हैं, वेरीज कर सकते हैं। और जनरली पेशेंट का ऐसे मिथ रहता है कि हमारे मिसकैरेज हो रहे हैं दैट जस्ट बिकॉज ऑफ हमने आईवीएफ साइकिल ट्राई किए। क्या आईवीएफ की वजह से मिसकैरेज का भी रेट बढ़ता है? ओके पल्लवी, ये तुमने पेशेंट के मन का सवाल पूछ लिया। काफी सारे पेशेंट्स को ऐसे रहता है कि आईवीएफ से एसोसिएटेड जो मिथ्स रहते हैं, इसमें से ये बड़ा मिथ है कि आईवीएफ की वजह से मिसकैरेज हो गया। पहला तुम्हारा सवाल था कि आईवीएफ के सक्सेस रेट कितने हैं। सो आईवीएफ में यूजुअली पेशेंट टू पेशेंट सक्सेस रेट वेरी होता है। तो हर एक पेशेंट को आईवीएफ का उतना ही सक्सेस नहीं मिल सकता है। आईवीएफ के सक्सेस में पेशेंट का एज, उसको एसोसिएट भी कुछ बीमारियां नहीं है ना, वो एक। दूसरी चीज है कि उनका गैमेट
क्वालिटी कैसे है, जैसे बीजों का जो क्वालिटी है, स्पर्म्स का क्वालिटी है, वो कैसे है, गर्भाशय से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है ना, ये सभी चीजें इकट्ठा होंगी तभी हमको आईवीएफ का सक्सेस रेट मिलेगा। तो ये आंसर करना आसान भी है और डिफिकल्ट भी है कि सक्सेस रेट कितना होगा, बट ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और उसके हिसाब से मैं एक बात यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि इसीलिए पेशेंट टू पेशेंट ट्रीटमेंट वेरी करना भी जरूरी है। इसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड आईवीएफ ट्रीटमेंट, और ओएसिस फर्टिलिटी में हम इस पे ध्यान देते हैं कि हर पेशेंट का ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर पेशेंट की बॉडी एक जैसी नहीं है। तो हर पेशेंट का प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट अलग अलग रहेगा और उसका सक्सेस रेट भी अलग रहेगा। और जो मिसकैरेजेस है, सो मिसकैरेजेस आईवीएफ से बढ़ते नहीं है, मिसकैरेज होने का चांसेस उतना ही है जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी में होता है, और आईवीएफ इज नॉट द रीजन। सर हम सब अभी आईवीएफ, इक्सी ये टर्म हमें अभी सब इवन अपने पेशेंट को भी पता रहता है, तो व्हाट इज आईवीएम? आईवीएम मतलब इन वाइट्रो मैच्योरेशन ऑफ oocytes। कभी कभी किसी पेशेंट में एग्स जो होते हैं वो एक साइज से आगे नहीं बढ़ पाते, तो एक साइज पे आके रुक जाते हैं। कभी कभी पीसीओडी के जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें एग्स तो काफी रहते हैं, वो तैयार नहीं हो पाते, बट अगर हम लोग इंजेक्शन देंगे हार्मोनल इंजेक्शन तो वो काफी ज्यादा तैयार हो जाएंगे, तो उसमें भी रिस्क है। तो एक तैयार ना होना जैसे पुअर ओवेरियन डिजीज के पेशेंट्स हो, या एक काफी ज्यादा तैयार होना जो पीसीओडी के पेशेंट्स हो, ऐसे सभी पेशेंट्स में हम लोग इनमेच्योर स्टेज में एग निकाल सकते हैं शरीर से बाहर, और उसको बाहर निकालने के बाद एग को मैच्योर अगर हम लोग करेंगे तो उसको हम लोग आईवीएम कहते हैं। तो ऐसे कैटेगरी ऑफ पेशेंट जो अभी हमने डिस्कस की, पुअर रिजर्व हो या फिर पीसीओडी हो, ऐसे कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में हम लोग आईवीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सर, एक्चुअली हमारे सब पेशेंट को मेजोरिटी सब इंफॉर्मेशन मिल गई, बट आप उनसे कुछ बात करना चाहेंगे? यदि कोई पेशेंट है जिनको अभी ट्रीटमेंट लेनी है या उनके आईवीएफ फेल हो गया, तो आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे? या मुझे ये लगता है कि उम्मीद बहुत बड़ी चीज है, उम्मीद कभी हारनी नहीं चाहिए। 21वीं सदी में हम लोग हैं तो नई तकनीक है, नई राहें हैं, नई चुनौतियां हमारे सामने हैं। चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो उस पे हम लोग हल ढूंढ सकते हैं अगर हमको अच्छी राहें मिल सके। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने आप में विश्वास रखिए, अपने ट्रीटिंग फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के ऊपर विश्वास रखिए। एट ओएसिस वी बिलीव यू शुड थिंक, ट्रस्ट एंड बिलीव इन ओएसिस फर्टिलिटी। मैं सभी पेशेंट्स का ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं, और कुछ सवाल आए हैं डॉक्टर पल्लवी? यस सर। हाय पूजा, पूजा पूछ रही है सर कि इनफर्टिलिटी क्योर हो सकती है क्या? बिल्कुल इनफर्टिलिटी क्योर हो सकती है। जैसे हमने अभी देखा, हमने तो आईवीएफ फेलियर के बारे में बात की, ये तो हम लोग हायर एंड ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में कहते हैं। बट हम लोग अगर ठीक से जांच करें, डायग्नोसिस करें, तो डायग्नोसिस होना भी बहुत जरूरी है। एग्जैक्ट डायग्नोसिस की अगर और हम लोग आए तो उस कॉज को हम लोग ट्रीट करेंगे, तो हमको कभी कभी हायर एंड ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती, कुछ दवाइयों से, कुछ काउंसलिंग से भी काम बन सकता है। जिनमें इससे काम नहीं बनता है उससे हम उन पेशेंट्स को हम लोग आईयूआई के लिए जा सकते हैं, जिनमें एक मिडिल लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है। और जिन सबको इससे काम नहीं बनेगा उनको हम लोग हायर एंड ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं जिसमें आईवीएफ है। बट हमने आज देख लिया कि आईवीएफ में भी काफी हायर एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल है, टर्शरी केयर अवेलेबल है, जो ऐसे पेशेंट्स को जिनमें कॉम्प्लेक्स कॉजेस है, ऐसे में हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। सर प्रीति पूछ रही है, हाउ कॉमन इज इम्प्लांटेशन फेलियर? ओके, सो इम्प्लांटेशन फेलियर, अगर हम लोग आईवीएफ के सक्सेस की बात करें, अगर एज एवरेज है, बहुत एडवांस एज नहीं है, लेस देन 38 है, अगर कुछ एसोसिएटेड कॉजेस नहीं है, गैमेट फैक्टर्स नहीं है, तो भी एक्सपेक्ट कि अच्छा सक्सेस रेट मिल जाए 70-75% के करीब। जिन पेशेंट्स में सक्सेस नहीं मिल पाता है उनमें अगर एनाटॉमिकल कॉजेस वगैरह रूल आउट हो जाते हैं तो ऐसे कपल्स में इम्प्लांटेशन फेलियर होने के चांसेस है। तो अगर हम लोग ऑन एन एवरेज देखें तो ये इम्प्लांटेशन फेलियर हम लोग 20 से 30% पेशेंट्स में देख सकते हैं। Sir, Shravani is asking, does stress cause infertility? यस, तो हमारे लेक्चर का पहला हिस्सा ही इस बारे में था पल्लवी। तुमने एक अच्छा सवाल पूछा था कि इमोशनल स्ट्रेस जो होता है उसको हम लोग कैसे आंसर कर सकते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से इनफर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी की वजह से स्ट्रेस होना लाजमी है,
और इस विशियस सर्कल में हम लोग कभी कभी बॉडी को और ज्यादा हार्म करते हैं और इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ओएसिस फर्टिलिटी पे हम लोग काउंसलिंग के पार्ट को काफी हाईलाइट करते हैं, पेशेंट को इमोशनल, फिजिकल, एक ट्रांसपेरेंट सपोर्ट देना, फाइनेंशियल ऑप्शंस देना, ये सभी में पेशेंट्स का हित छुपा हुआ है। मुझे लगता है कि स्ट्रेस ऐसी चीज है जिसको पेशेंट्स ने हैंडल करना ही चाहिए, बट एज अ ट्रीटिंग कंसल्टेंट हम लोगों ने भी उस पर ध्यान देना चाहिए। डेफिनेटली सर। सो सर, हम ये बोल सकते हैं ना कि सही निदान, सही इलाज ऐसे सेंटर में जहाँ पे सब फैसिलिटी अवेलेबल हो। यदि ऐसे सेंटर में हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो आईवीएफ फेलियर के चांसेस हम कम कर सकते हैं और Yes. ऐसे पेशेंट में हम आशा की किरण दिखा सकते हैं। डेफिनेटली डॉक्टर पल्लवी, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और कुछ सवाल है? सर अभी और एक सवाल आया है। ओके, चलो हम लोग वेट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। Sir, Jayalakshmi asking, how do you identify implantation failure? ओके, सो इसके लिए ऐसे कुछ स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। जैसे हमने देखा कि इम्प्लांटेशन फेलियर आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हमने अच्छा गर्भ छोड़ा है, गर्भ का क्वालिटी भी अच्छा है, तो क्वालिटी देखने के कई मापदंड होते हैं। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट मापदंड है मॉर्फोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ एम्ब्रियो, दूसरा इम्पॉर्टेंट मापदंड है टाइम लैप्स इमेजिंग, और तीसरा इम्पॉर्टेंट मापदंड है पीजीटीए की जांच करना। ये इंश्योर करने के बाद कि गर्भ का क्वालिटी अच्छा है बट वो गर्भ चिपक नहीं पाया, ऐसे केस में अगर हमने गर्भ छोड़ा है और हम लोग प्रेगनेंसी का जो रिजल्ट करते हैं, जो एक ब्लड टेस्ट होता है या एक यूरिन टेस्ट होता है, इसमें अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो इसको हम लोग इम्प्लांटेशन फेलियर कहेंगे। इसमें अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है बट आगे चल के प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाता तो इसको हम लोग प्रेगनेंसी लॉस कहेंगे या मिसकैरेज कहेंगे। Priti is again asking, what is symptoms of implantation failure? ओके, सो प्रीति जी, इम्प्लांटेशन फेलियर ऐसे कोई बीमारी नहीं है जिसको कोई सिम्टम हो। ये हमको तब पता चलता है जब आईवीएफ करने के बाद सक्सेस नहीं हो पाता है, तो इसको हम लोग इम्प्लांटेशन फेलियर कहते हैं। तो इसे कुछ ऐसा इसका सिम्टम नहीं है। कारण जरूर है जिसके बारे में हमने पूरे लेक्चर में जानकारी ली। अलग अलग कारण होते हैं, उसके बारे में हम लोग कुछ सिंपल से टेस्ट करके जानकारी ले सकते हैं। साक्षी is asking, उनकी एक आईवीएफ साइकिल फेल हुई है, तो क्या आईवीएफ साइकिल फेल होने के बाद नेचुरली प्रेग्नेंट रहने के चांसेस रहते हैं? देखिए, अगर आईवीएफ करने का जो रीजन है वो अगर रिकरिंग है, मतलब हम लोग ऐसे रीजन के लिए कर रहे हैं जहां पे हमको कोई और उपचार अवेलेबल ही नहीं है, जैसे हम लोग देखें तो स्पर्म मोटिलिटी 0 होना या ट्यूब्स में ब्लॉकेज होना जहां पे प्रेगनेंसी तैयारी नहीं हो सकती है, या एक काउंट एक्सट्रीमली लो होना, तो ऐसे कपल्स में आईवीएफ के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे कपल्स में नेचुरली प्रेगनेंसी रहना बहुत मुश्किल है। बट ऐसे कपल्स में जहाँ पे प्रॉब्लम्स मॉडरेट सॉर्ट ऑफ है और हम लोग टाइम टू प्रेगनेंसी रिड्यूस करना चाहते हैं या सब चीजें करके थक गए हैं और हम लोग प्रेगनेंसी कर रहे हैं, बट गैमेट और स्पर्म्स, एग, ये सब अच्छे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में कभी कभी प्रेगनेंसी रह सकता है। बट आईवीएफ का रीजन अगर वैलिड है तो मुझे नहीं लगता कि नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। मे बी जो पेशेंट बहुत स्ट्रेस लेते हैं और जिनकी प्रेगनेंसी न रहने का कारण स्ट्रेस होता है या प्रेगनेंसी फेलियर होने का कारण स्ट्रेस हो सकता है, तो उनमें शायद से रहने के चांसेस यस। ओके, ओके सर, मोस्टली सब पेशेंट को उनकी जवाब मिल गया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग। और एक एफबी लाइव सेशन में आएंगे हम लोग अगले हफ्ते में। थैंक यू डॉक्टर पल्लवी।